बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए और मैसेज किए कि पाइल्स या बवासीर के बारे में कोई वीडियो बनाएं या इन्फॉर्मेशन दें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पाइल्स या बवासीर है। आज मैं आपको बताऊँगा कि बवासीर की क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं या आप उसका क्या इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को लाजम क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सकें। दोस्तों, पाइल्स या बवासीर की बीमारी में रेक्टम, बड़े पेशाब वाली जगह, पखाने वाली जगह ब्लीडिंग होती है, खून आता है या रेक्टम के इर्द गिर्द आपको दर्द हो सकता है। दोस्तों, ये डायग्नोज करने के लिए कि आपको वाकई बवासीर है या कोई दूसरा मसला है, आपको लाजिम जो है किसी अच्छे सर्जन के पास जाकर चेक करवाना चाहिए। क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ है, स्पेशली ख़वातीन में, कि जब उनको कोई ऐसा मसला होता है तो वो डॉक्टर से रजू नहीं करते। दोस्तों, जो बवासीर है हज़ारों साल पुरानी बीमारी है और इसका इलाज जो है वो हकीमी इलाज या होम्योपैथ बहुत अरसे से इलाज कर रहे हैं। दोस्तों, मुझको दूसरा जो तरीका इलाज है जिसमें होम्योपैथिक या हकीमी इलाज आप करवाना चाहते हैं उस पर कोई इतराज़ नहीं है, वो बहुत अच्छा इलाज है, आप करवा सकते हैं। पर जब तक आपको डायग्नोज नहीं होगा कि आपको मसला क्या है तो आप किस चीज़ का इलाज करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पेशाब की नाली से खून आता है तो आपको ये जानना चाहिए कि क्यों खून आता है। वैसे भी कॉमन सेंस है कि जब भी इंसान को ब्लीडिंग होती है, जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है तो उसको पता होता है कि मुझे यहाँ से कट लगा है, इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। जब आपको पता ही नहीं है कि इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है, उसकी क्या रीज़न है, तो ये चीज़ जानने के लिए लाजम आपको सर्जन के पास या डॉक्टर के पास जाकर एक दफ़ा मायना करवाना चाहिए कि आपको ब्लीडिंग क्यों हो रही है। दोस्तों, अमूमन ये होता है कि जब आपको ये मसला होता है तो कुछ हकीमी इलाज या होम्योपैथ इलाज आप शुरू करवा देते हैं या कुछ घरेलू टोटके करते हैं जिसको होम रेमेडीज़ कहते हैं। दोस्तों, होम रेमेडीज़ बेहतरीन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप सही तरीके से होम रेमेडीज़ करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, लाइफ मॉडिफिकेशन करें तो 80-90% चांस ये होता है कि जो बवासीर है या जो पाइल्स है वो पहली और दूसरी ग्रेड या दूसरी स्टेज में घर पे ही आप उसका इलाज कर सकते हैं। पर उसके लिए लाजम एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि ये जानना ज़रूरी है कि आपको वाकई में बवासीर है या उसके साथ आपको दूसरा कोई मसला है, उसमें एनल फिशर है, उसमें एनल फेस्टुला है या उसके साथ जो बड़ी आंत है उसके आखिरी हिस्से का कैंसर है, टीबी है या रेक्टम या जो बड़ी आंत है, जो पेशाब वाली नाली है, उसके आखिरी हिस्से का जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। ये चीज़ें सारी डायग्नोज करने के लिए आपको लाजम एक दफ़ा विज़िट करना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। अगर आप सर्जन के पास नहीं जाते हैं तो कम से कम आप जो इलाके का डॉक्टर है जो ये मुआयना कर सके उसके पास जाकर ये एक दफ़ा डायग्नोज करवा लें कि आपको क्या मसला है। दोस्तों, वीडियो के आगे जाकर मैं आपको एनल फिशर और फेस्टुला के बारे में भी तफसील से बताऊँगा, पर जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपको क्या मसला है आप सही इलाज नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, जो बवासीर है उसकी जो अलामात हैं उसमें यह है कि आपको फ्रेश ब्लड आता है पेशाब वाली जगह से, पेशाब की जगह पे आपको खून आता है और फुवारे की शक्ल में आता है और बहुत ज़्यादा जो है वो खून आता है। उसमें कई दफ़ा पहली दूसरी स्टेज पर आपको जो है वो खून के साथ दर्द नहीं होता और उसके साथ साथ जो गोश्त का सॉफ्ट पीस है वो आपको जो है वो पेशाब वाली जगह पर महसूस होता है। जब आप पेशाब कर लेते हैं तो उसके बाद वो गोश्त वापस चला जाता है। जो आगे जाकर तीसरी चौथी स्टेज पर अगर आप उसका इलाज ना करें तो वो जो गोश्त का सॉफ्ट पीस है वो बाहर ही रह जाता है। तो उसके बाद फिर आखिरी जो स्टेज होती है उसकी, जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है या वेरिकोज वैन, अगर आपने देखा होगा, मैं पिक्चर शेयर कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। वेरिकोज वैन बेसिकली जो हमारी टांग है, आपने अक्सर देखा होगा पिनियों के ऊपर 2-3 जो है वैन्स इकट्ठी हो जाती हैं, गुच्छा सा बना लेती हैं, उसको वेरिकोज वैन कहते हैं। इसी तरह जो है जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने की जॉब करते हैं उनको ये मसाइल जो है वो बवासीर वाले ज़्यादा होते हैं।
तो उसमें यह है कि उनमें वो रेक्टम वाली जगह पे वेरिकोज वैन बन जाती है। वो जो वैन्स हैं वो गठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है। और फिर 10 से 15% जो पेशेंट होते हैं उनमें सर्जरी करके, ऑपरेशन करके बवासीर का इलाज किया जाता है। पर जो आखिरी हल है वो ऑपरेशन है। उससे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वाकई बवासीर है, एनल फिशर है या फेस्टुला है। हर चीज़ की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। इनकी जो अलामात हैं तकरीबन मिलती जुलती हैं, पर जो इनकी जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो डिफरेंट है। तो दोस्तों, ये डायग्नोज़ करने के लिए आप लाजम जो है वो सर्जन के पास विज़िट करें, डॉक्टर के पास जाएँ और डायग्नोज़ करें। दोस्तों, आप बात करते हैं कि अगर आपको बवासीर है, ये डायग्नोज़ हो जाता है, या आप कैसे डायग्नोज़ करते हैं कि आपको फ्रेश ब्लड आता है और आपको ये डायग्नोज़ हो जाता है कि आपको बवासीर है, तो होम रेमेडी के तौर पर या आप कैसे उसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बवासीर या जो पाइल्स है, इसका बहुत ज़्यादा जो है वो अमल दखल कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की वजह से है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का इलाज करेंगे तो 70, 80, 90% चांस है कि आपकी जो बवासीर है, जो पाइल्स है, आप पहली और दूसरी स्टेज का जो है घर पर इलाज कर सकेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और उसके साथ साथ आपने ऐसी खुराक खानी है जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। जब आप फ़ाइबर वाली खुराक खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन का इलाज आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बवासीर है वो भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, क्लीनिंग होगी, तो जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं, जो गंदे मवाद हैं, वो भी जिस्म से बाहर निकलेंगे और इंशाल्लाह बवासीर भी आपकी ठीक होगी। दोस्तों, उसके साथ साथ जो है तीसरी स्टेज में कुछ जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं। अगर आप लेट हो गए हैं, पहली दूसरी स्टेज में आपने नहीं चेक करवाया है, तो तीसरी स्टेज में कुछ मेडिसिन देकर और लाइफ मॉडिफिकेशन करके ट्रीटमेंट की जाती है। और चौथी जो स्टेज है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 15% लोगों को सर्जरी के ज़रिए बवासीर का इलाज किया जाता है। कुछ उनको जो है वो ऑपरेशन करके बेंडिंग की जाती है, बवासीर की जो सॉफ्ट पीस बाहर आता है उसको, या उसके साथ साथ जो है वो स्टेपलर गन के ज़रिए ट्रीटमेंट की जाती है, उसको टाइट किया जाता है जो सॉफ्ट पीस है। ये आखिरी स्टेज में ऑपरेशन किया जाता है। इससे पहले जो है आपको 85% चांस है कि मेडिसिन के ज़रिए या लाइफ मॉडिफिकेशन के ज़रिए आप बवासीर का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि अगर आपको कोई दूसरा मसला है तो कैसे जो है आपको ट्रीटमेंट की जाए। अगर आपको एनल फिशर है, दोस्तों एनल फिशर जो है बेसिकली रेक्टम वाली जगह, पेशाब वाली जगह या पखाने वाली जगह पर जो कट लग जाता है उसको एनल फिशर कहते हैं। एनल फिशर कैसे होता है दोस्तों? एनल फिशर में तकरीबन 90% जो है वो रीज़न कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है। जब आप बहुत ज़्यादा देर तक टॉयलेट में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, प्रेशर आता है, तो उसके साथ साथ जो आपका जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, ड्राई होता है। जब आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो जो स्टूल है वो प्रेशर की वजह से रेक्टम जो है, जो आपकी पेशाब वाली जगह है, उसको चीरता हुआ स्टूल बाहर आता है, पेशाब बाहर आता है, तो वो रेक्टम वाली जगह पर ज़ख़म कर देता है। दोस्तों, उस ज़ख़म को एनल फिशर कहते हैं। दोस्तों, जो एनल फिशर है उसकी जो दूसरी वजह है, जब बहुत ज़्यादा आपको डायरिया, दस्त, पेचस, मोशन रहते हैं, तो उसके बाद भी जो है वो रेक्टम वाली जगह, पेशाब वाली जगह पर ज़ख़म हो जाता है, उसको भी एनल फिशर कहते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो आमला ख़वातीन होती हैं, उनमें भी प्रेशर की वजह से कई दफ़ा पखाने वाली जगह पर जो है वो ज़ख़म हो जाता है। दोस्तों, एनल फिशर का जो इलाज है वो 100% मेडिसिन से या लाइफ मॉडिफिकेशन से है। उसमें किसी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे, और उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, या इसके अलावा आप मेरे साथ पर्सनल भी रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ मेडिसिन भी बता दूंगा, और कुछ जो है लाइफ मॉडिफिकेशन के साथ साथ आप जो है एनल फिशर का इलाज मुकम्मल तौर पर घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायग्नोज होना ज़रूरी है, तशख़ीस करना ज़रूरी है कि वाकई आपको एनल फिशर है, फेस्टुला है या बवासीर है। जब आपको डायग्नोज हो जाएगा तो फिर इलाज आपका आसान हो जाएगा। असल में जो बवासीर है या जो एनल फिशर है या जो फिस्टुला है या कोई बड़ी आंत है, जो पेशाब की नाली है, उसका जो कैंसर है या टीबी है, ये क्यों ख़राब होता है? हमने बहुत ज़्यादा केस देखे हैं जो ख़राब हो जाते हैं। उसकी रीज़न यही है कि मरीज़ जो है वो तशख़ीस के बगैर इलाज शुरू कर देता है, कुछ होम रेमेडीज़ करता है, कुछ हकीमों के पास जाता है, होम्योपैथ के पास जाता है, या अगर डॉक्टर के पास जाता है तो बस उसको बता देता है कि मुझे जो है ना जी बवासीर है, मैं इतने अरसे से ये दवाई खा रहा हूँ, मज़ीद दवाई ले लेते हैं, मुआयना नहीं कराते। जब तक आप मुआयना नहीं कराएंगे तो आपको डायग्नोज नहीं होगा कि एक्चुअली में मसला क्या है आपको।
दोस्तों अगर आपको जो है एनल फिशर है तो उसका इलाज मैंने आपको बता दिया है कि 80% 90% चांस ये है कि आप अपनी कॉन्स्टिपेशन ठीक करेंगे तो ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं एनल फेस्टुला के बारे में। दोस्तों फेस्टुला बेसिकली पेशाब वाली जगह, बड़े पेशाब वाली जगह, रेक्टम के ऊपर या पखाने वाली जगह के इर्द गिर्द आपको फोड़ा, अब्सेस, दाना या पीप वाले दाने या गढ़ निकल आता है। दोस्तों जैसा कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो दाने निकलते हैं, पीप वाले दाने, गढ़ या फोड़ा निकलते हैं, अगर आप उसको कट लगाकर या प्रेस करके उसमें से पीप या पस निकाल देते हैं तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है कुछ दिनों तक। इसी तरीके से अगर आपको बड़े पेशाब वाली जगह रेक्टम के ऊपर कोई फोड़ा निकलता है, गढ़ निकलता है, तो वो आप प्रेस करते हैं या खुद ब खुद वो फट जाता है तो वो ठीक हो जाता है कुछ दिनों तक। अगर वो फोड़ा या गढ़ जो है वो नहीं निकलता है, अगर वो फोड़ा जो बड़े पेशाब वाली जो नाली है उसकी तरफ रुख कर लेता है और पीप वाले दाने से लेकर जो बड़े पेशाब वाली नाली है उसमें से सुराख कर लेता है, तो उसको फेस्टुला कहते हैं। दोस्तों फेस्टुला जो है कई दफ़ा दो जगह पर सुराख बना देता है। फेस्टुला बनने की दूसरी भी कई एक वजूहात हैं। कई दफ़ा जो है वो रेक्टम या जो पेशाब वाली बड़ी आंत है उसके जो आखिरी हिस्से वाला कैंसर है या टीबी है उसकी वजह से भी फेस्टुलाज बनते हैं। दोस्तों फेस्टुला को डायग्नोज करने के लिए लाजम आपको सर्जन के पास जाना चाहिए। वो आपका फ़िज़िकली मुआयना करते हैं, फिंगर के साथ वो महसूस करते हैं कि ये जो फेस्टुला है ये कहाँ तक जा रहा है। इसके साथ आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में ये चेक करते हैं कि इसकी स्टेज आखिर कहाँ तक जाकर ये टच होता है। दोस्तों फेस्टुला में अमूमन जो है वो सर्जरी की जाती है, कट लगाया जाता है या उस पस को बाहर निकाला जाता है या जो सुराख हो चुका है उस सुराख को ओपन किया जाता है ताकि जो कचरा है, जो पीप है, जो पस है वो बाहर निकले। जब वो पीप निकलती है उसके बाद मरीज़ को जो है वो 3 वीक तक बताया जाता है कि आपने 6 बाथ लेना है, यानी कि एक टब में नीम गर्म पानी लेकर उसमें पायोडीन डालकर आपने सुबह शाम बैठना है। सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। जब आप सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, सुबह शाम पानी में बैठेंगे, उसके साथ कुछ मेडिसिन दी जाती है, कुछ एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और कुछ जो है पेन किलर मेडिसिन दी जाती है, दर्द को ख़त्म करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। तो उससे मरीज़ ये है कि 3 हफ्तों के बाद या 1 महीने में मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों बात ये आ जाती है कि आपको जो फोड़े या अब्सेस या पीप वाले दाने जो हैं वो क्यों बनते हैं। बेसिकली मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप ज़रूर वॉच करें, जिसमें मैंने आपको अपनी बॉडी में से कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, अपने बॉडी को कैसे क्लीन करना है, ये मैंने कुछ होम रेमेडीज़ बताई हैं, तरीक़ाकार बताया है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी लगा दूंगा, आप ज़रूर वॉच करें कि आपको ये गढ़ या पीप वाले दाने क्यों निकलते हैं, उनका आप कैसे इलाज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो इंशाल्लाह ये पीप वाले दाने या गढ़ नहीं निकलेंगे आपको। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये जो पीप वाले दाने आपको ना निकलें या जो आपको कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है वो ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले जो होम रेमेडी है, जो सुन्नत भी है, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पसंदीदा सब्ज़ी थी वो है जो है लौकी का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं या लौकी की सब्ज़ी का जो है वो आप वेजिटेबल के तौर पर आप सालन बना लें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एलोवेरा जूस है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, या एलोवेरा जो जेल है उसका आप रेक्टम वाली जगह, पेशाब वाली जगह अगर आपको दर्द हो रहा है तो लगा भी सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो फ़ायदा है, इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं। और उसके साथ साथ मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कुछ होम रेमेडीज़ के तौर पर लेमन वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी जो है आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या बवासीर के लिए बेहतरीन होम रेमेडी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।